दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक समुंदर यानी पैसिफिक ओशन में लगभग 14 महीने तक जिंदा रह सकता है। और जब वो वापस आया तो उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, ये कहानी है होजे सल्वाडोर अल्वारेंगा की, जिसने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वो जीत भी गया, लेकिन उसका जीतना उसके लिए एक और मुसीबत बन गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस कहानी का हर पहलू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र भी माना जाता है, हमारी अर्थ का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसी पानी का एक बड़ा हिस्सा पैसिफिक ओशन अपने अंदर समेटे हुए है। और देखा जाए तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स इसके अंदर समा सकते हैं। इस पैसिफिक ओशन का एक और खौफनाक पहलू ये भी है कि ये दुनिया का सबसे खामोश और तन्हा हिस्सा है, इतना कि यहाँ कभी कभार ही कार्गो शिप गुजरते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई इंसान गुम जाता है तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। इस बेरहम समुद्र के बीच जिंदा रहने वाला शख्स होजे सल्वाडोर था। होजे मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अज़ुल का रहने वाला था और साथ ही होजे एक तजुर्बेकार मछुआरा भी था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये समुद्र होजे के लिए कैद खाना बन जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 से, जब होजे और उसका एक साथी अपनी एक छोटी सी बोट पर फिशिंग के लिए निकलते हैं। ये बोट इतनी छोटी थी कि इसके ऊपर लेटा भी नहीं जा सकता था। इन दोनों का प्लान था कि वो फिशिंग करके 30 घंटे के अंदर वापस लौट आएंगे। और जब वो फिशिंग के लिए निकले तो उन्होंने साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर समुद्र में अपना जाल बिछाया, मगर तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। होजे और उसके साथी ने देखा कि अचानक से समुद्र में बहुत ही खौफनाक तूफान आ गया है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। होजे और उसके साथी ने अपना जाल वहीं पर छोड़ते हुए अपनी बोट को वापस साहिल की तरफ तेजी से भगा दिया। और 6 घंटे बाद जब साहिल सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर था तो उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब उनके पास चप्पू भी नहीं था कि वो किनारे पर चले जाएं और वो अपनी आंखों से साहिल और अपना गांव देख पा रहे थे। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन बता दी। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि बॉस का जवाब आने से पहले ही उस रेडियो की भी बैटरी डेड हो गई। अब वो सिर्फ समुद्र की ही मर्जी पे थे और तूफान इतनी शिद्दत से आया कि लहरें उनकी छोटी सी बोट को अपने साथ साहिल और उनके गांव की दूसरी तरफ ले गईं। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैसेज के बाद इनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी। लेकिन हर गुजरते दिन होजे और उसकी बोट और भी दूर होती गई। होजे और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और साहिल किस तरफ है। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर आ गई थी। छोटी सी बोट पर होने की वजह से इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल था और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग लगाकर ये धुआं करके अपनी लोकेशन बता सकते थे। 2 दिन पहले ही इनका खाना खत्म हो चुका था। अब इनका गुजारा उन परिंदों पर ही था जो आकर इनकी बोट पर बैठते थे और उनको पकड़कर उनका कच्चा गोश्त खाते थे। चूंकि खाना खत्म हो चुका था और समुद्र का खारा पानी पीने से मौत का खतरा था, तो यहाँ होजे ने अपनी समझ और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल किया और समुद्र में बह के आने वाली बोतल्स में बारिश का पानी स्टोर करना शुरू कर दिया। और बारिश के बिना वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो मछली पकड़ पाते, क्योंकि मछली पकड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो अपना जाल समुद्र में पहले ही छोड़ चुके थे और उसके अलावा उनके पास मछली पकड़ने के लिए और कोई भी सामान नहीं था। दिन गुजरने लगे और फिर महीने भी गुजर गए। होजे और उसके साथी का मेंटल टॉर्चर इतना बढ़ गया कि उसका साथी, जो कि सिर्फ 22 साल का था, अपने होश खो बैठा और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। और उसी डिप्रेशन में उसने 4 महीने बाद सुसाइड कर लिया। उसकी लाश को होजे ने समुद्र के हवाले कर दिया क्योंकि बोट पर जगह कम थी और इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। होजे अब बोट पर अकेला रह गया था। होजे की ये मुसलसल जिंदगी और मौत से लड़ाई थी।
दिन गुजर रहे थे और उसने अपने आप को जिंदा रखा, लेकिन इसका असर उसके दिमाग पर भी होता रहा। और तकरीबन 6 महीने गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब ओजे ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर 6 महीने और कुछ दिन गुजर जाने के बाद ओजे को दूर समुंदर में एक कार्गो शिप दिखाई दी। ये उसके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद थी। उसने उस शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप बहुत दूर होने की वजह से वो ओजे को नहीं देख पाए। ये मंजर ओजे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धचका था। उस वक्त उसने सोचा कि ये समुंदर ही उसकी कब्र बनने वाला है, लेकिन ओजे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना सफ़र जारी रखा। और इस दौरान वो तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और धूप से उसका जिस्म भी जल गया था, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत ओजे पर मेहरबान हो गई। और तकरीबन 14 महीने बाद 30 जनवरी 2014 का दिन आया जब ओजे ने पानी में तैरते हुए नारियल देखे। उसे ये समझ आ गया कि करीब में ही कोई आइलैंड होगा जहाँ से ये नारियल तैर के पानी में आ रहे हैं। और यही हुआ। थोड़ी देर बाद उसे एक आइलैंड नज़र आया और उसने सोचा कि ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, तो उसने हिम्मत की और तैर के उस आइलैंड तक पहुँचा। उस आइलैंड पर पाँव रखते ही ओजे ज़ोर से रोने लगा। पिछले 14 महीनों में यह पहली बार था कि उसने ज़मीन पर पाँव रखा था। और पिछले 14 महीनों यानी 438 दिन बाद ये पहली बार था कि उसने कोई इंसानी बस्ती देखी और वहाँ के लोकल लोगों ने उसकी मदद की। और ओजे ने अपनी ज़िंदगी के पिछले 438 दिन तक इसी वक्त का इंतज़ार किया था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इवोन एथनी कहा जाता है। और ये आइलैंड ओजे के इनिशियल पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ओजे की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ खुद से पहुँच गया। अगर उससे ये आइलैंड मिस हो जाता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपीन में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर होता। ओजे को वहाँ से अपने घर भेजा गया और उसके बाद उसने 438 डेज के नाम से एक बुक भी पब्लिश की, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। ओजे जब घर वापस पहुंचा तो उसके साथी के खानदान वालों ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने साथी का कत्ल किया है और उन्होंने उस पर केस कर दिया। इतने लंबे अरसे तक जिंदगी और मौत से लड़ाई करने के बाद ये इल्ज़ाम ओजे के लिए और भी तकलीफदेह साबित हुआ। इस इल्ज़ाम के बोझ से तंग आकर ओजे ने सुसाइड कमिट कर लिया और इस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओजे सल्वाडोर अल्वारेंगा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूं। और साथ साथ अपने खूबसूरत कमेंट्स भी करें ताकि मैं उससे अप्रिशिएट हो सकूं। तो चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।